एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स फ्रॉम चिराग पब्लिक स्कूल नरवाना। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल या इजी एसएस में स्वागत करता हूं और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये लेसन केवल 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, और इसके अलावा आप एचएसएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके के रूप में आता है। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी काफी मदद करेगा। जैसा कि हम एग्जाम को देखते हैं कि आपका फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, वियना की संधि, आपका जर्मनी इटली का एकीकरण, ब्रिटेन का गठन, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं हर एग्जाम के अंदर। हो सकता है एक आए, दो आए, या इससे कहीं ज्यादा भी आए, तो इसलिए ये काफी महत्व रखता है। और 10वीं क्लास के लिए लेसन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो केवल क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं, लेसन को समझने का प्रयास नहीं करते कि लेसन के अंदर दिया क्या है, और उनको वो क्वेश्चन आंसर को याद करके एग्जाम के अंदर उनको बिल्कुल अच्छे से लिख भी देते हैं, अंक भी अच्छे ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वो रह जाती है आपकी लेसन को समझने की। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लेसन को बिल्कुल अच्छे से समझाएं। अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए मैटर नहीं करता कि उस लेसन के अंदर से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, तो फिर आप बड़े आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आपका फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहला आपका शब्द आता है उदय। उदय का अर्थ क्या होता है? उदय का अर्थ होता है वैसे उगना, लेकिन लेसन के हिसाब से आएगा यहाँ पर। उदय का अर्थ होता है शुरुआत होना, और शुरुआत किस चीज की होती है? शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की। ये राष्ट्रवाद क्या है इसको हम नीचे समझेंगे। उससे पहले हम ये समझें यूरोप क्या है। यूरोप पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है, और उन 7 महाद्वीप में से एक यूरोप भी है। जैसे हम भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, हम एशिया के अंदर आते हैं, और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे यूरोप का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रवाद की भावना है, ये राष्ट्रवाद की भावना का फैलाव होता है कहाँ? यूरोप के अंदर होता है, और यूरोप के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आपका 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद आपका आता इंडो चाइना में राष्ट्रवाद, हालांकि वो लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, और उसके बाद आता भारत में राष्ट्रवाद। तो कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रवाद है, आप देखेंगे, आप पूरी एसएस को पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपके सामने राष्ट्रवाद शब्द आएगा। तो सबसे जरूरी है कि हमें इसी चीज को समझना कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ये ऐसा कौन सी भावना होती है जो हमें जोड़कर रखती है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो किस तरह से यूरोप के अंदर, भारत के अंदर परिवर्तन लेकर आती है, तो उसको समझने से पहले हम एक बार समझते हैं कि राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र होता क्या है। जो राष्ट्र होता है वो क्या होता है? राष्ट्र होता है एक निश्चित भौगोलिक इकाई के अंदर, एक निश्चित भौगोलिक इकाई के अंदर रहने वाले जन समूह को राष्ट्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो लोगों का समूह रहता है, जन समूह, जन का मतलब लोगों का, समूह का मतलब ग्रुप, जो रहता है वो राष्ट्र कहलाता है। लेकिन वो जो जन समूह है, जो लोगों का समूह, वो किस बेस के ऊपर बना है? क्या वो धर्म के आधार पर है, क्या वो जाति के आधार पर है, क्या वो संस्कृति के आधार पर है, या कोई अन्य कारण है? जैसे अगर हम भारत की एग्जांपल लें, जो भारत के राज्य है उनका गठन सभी का, लगभग मोस्टली का, भाषा के आधार पर हुआ है। तो हो सकता है कि जो राष्ट्र हो उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हमें देखना है कि किस वजह से वो लोग जन समूह में आए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या उनके बीच में भाषा है, क्या उनके बीच में धर्म है, क्या चीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब कोई राष्ट्र होता है, जब राष्ट्र होता है, उसकी एक सामूहिक पहचान होती है, वो उसकी भाषा हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, जो ये जन समूह किस आधार पर, भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर, इतिहास के आधार पर, और एक राष्ट्र की ये पहचान होती है। राष्ट्र ध्वज हो सकता है, गीत हो सकता है, नैतिक आचार। नैतिक आचार का मतलब अगर हम देखें कि पहले लोग हाथ मिलाते थे, आज हाथ जोड़ते हैं कोरोना की वजह से। तो जो ये पद्धति है, नमस्कार करने की जो पद्धति है, ये कहीं ना कहीं भारतीय है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि हम किस राष्ट्र से संबंध रखते हैं। भाषा, अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं भारत से हूँ, अगर मैं हरियाणवी बोलता हूँ या पंजाबी बोलता हूँ, पंजाब या हरियाणा से हो सकता हूँ। और अगर भारत तो चलो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो किसी एक धर्म को मान्यता देते हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की पहचान होती है, और हमें पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति कहाँ से संबंध रखता है। उसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद देखिए, आप किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा। साझा पहचान का मतलब ये साझा पहचान हो सकती है आपकी भाषा हो, धर्म हो, इतिहास हो।
इनके बीच में जो साझा पहचान है और जिसके बेस पर इनके क्या आपस में विचार मिलते हैं, विचारधारा मिलती है, वही तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद हमारे अंदर छिपी एक वो भावना है जो हमारे जैसी समानता नजर आने पर, सामने वाले के अंदर अगर हमारे जैसी कोई समानता नजर आती है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग जुड़ जाती है। और जब ये जुड़ने की भावना एक परिवार के लिए जुड़ती है, परिवारवाद होता है, और जब एक सीमित क्षेत्र के लिए जुड़ती है, क्षेत्रवाद होता है, और जब पूरे राष्ट्र के लिए जुड़ती है तो राष्ट्रवाद हो जाता है। इसके अलावा एक परिभाषा के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद अंग्रेजी के शब्द नेशनलिज्म का हिंदी रूप है। अंग्रेजी भाषा का जो नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशियो से बना है और जिसका अर्थ होता है नस्ल या जाति। अब आप ये समझ रहे होंगे कि राष्ट्रवाद का नस्ल या जाति से क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है, क्योंकि नस्ल या जाति का मतलब है ये पशुओं की, मनुष्य की, पक्षियों की, किसकी जाति है, किसकी नस्ल है, क्योंकि ये भावना केवल उन्हीं के अंदर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? अगर आप देख लीजिए, आपके घर के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, या आप जंगल के अंदर देख लीजिए, जब आप उनको खुला छोड़ देते हैं तो वो ग्रुप में बंटेंगे, वो एक समूह बनाएंगे, एक झुंड बनाएंगे। गाय है, गाय का झुंड बनाएगी, जो हाथी है, हाथी का झुंड बनाएगा, जो शेर है, शेर का झुंड, हिरण है, हिरण का झुंड। ये सभी एक ग्रुप के अंदर होंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ समानताएं होंगी। और जब अपने जैसी समानता हमें सामने वाले के अंदर नजर आती है तो डेफिनेटली हम वहां पर जुड़ते हैं। किस कारण जुड़ते हैं? हमारे बीच में जो माध्यम है, जो वो भावना है, वही भावना राष्ट्रवाद होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, या आपने देखा होगा, या आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि अगर हम इंग्लैंड के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स आए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भारत से गए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कोई आपका गुजरात से हो, कोई तमिलनाडु से हो, कोई अरुणाचल प्रदेश से हो, कोई जम्मू कश्मीर से, अलग अलग स्टेट से हो। लेकिन जब मेरी भावना जुड़ने की बात आएगी, जब मेरा ग्रुप बनने की बात आएगी, तो किसके साथ है? वो भारतीयों के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक समानता आ जाती है, वो आ जाती है भौगोलिक क्षेत्र। ये नॉर्मल सी है। अगर हम कहीं बाहर गए हैं और हमारा आदमी कोई हमें नजर आता है तो हम ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वो भावना होती है जो जुड़ने की, वो भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। भाषा कैसे हो सकती है? मैं तमिलनाडु में पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मेरी जैसी भाषा बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ऐसा नजर आया जो हिंदी बोल रहा था, तो देखिए मेरी भावना वहां जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, हमारे बीच में एक समानता नजर आई, और वो समानता क्या थी? भाषा की। तो हो सकता है जो ग्रुप बनने का, जन समूह बनने का कारण भाषा हो सकती है, भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, धर्म हो सकता है, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, इनमें से कोई एक कारक भी हो सकता है। कई बार तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी भावनाएं क्यों जुड़ी है। आप टीवी के ऊपर मैच देख लीजिए, वेस्ट इंडीज और भारत का मैच चल रहा है, बैट्समैन का नाम क्रिस गेल और शिवनाथ चंद्र पॉल है, तो आप जैसे ही नाम शिवनाथ चंद्र पॉल देखा तो आपने देखा कि तो नाम भारतीय वेस्ट इंडीज में। उसके बाद बैट्समैन राम नरेश्वर, दिनेश रामदिन, जैसे ये नाम आपके सामने आए तो आप इनके साथ जुड़ गए कि ये सारे नाम तो भारतीय हैं और वेस्ट इंडीज की टीम में खेल रहे हैं, जबकि हमारे उनके साथ कोई धर्म, भाषा, कल्चर, क्षेत्र कुछ भी मैच नहीं होता, लेकिन एक भावना जुड़ गई हमारे उनके साथ कि ये नाम तो भारतीय हैं। तो कई बार भावना जो होती है उसका पता भी नहीं होता कि हमें किस कारण से जुड़ जाती है। आप आईपीएल में ले लीजिए, आईपीएल के अंदर क्या होता है? यही विदेशी खिलाड़ी होते हैं, जब अपने अपने देश के लिए खेलते हैं तो इनकी भावना देश के साथ होती है। जब ये अलग अलग आईपीएल में खेलते हैं तो इनकी भावना उसी के साथ जुड़ जाती है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जब इकट्ठे होते हैं तो भारत के लिए खेलते हैं, और जब बेंगलुरु और मुंबई के लिए खेलते हैं तो वो उनकी भावनाएं वहां पर जुड़ जाती हैं। तो यही भावना तो होती है जो राष्ट्रवाद होती है। किसी भी कारण हमारे जैसी समानता नजर आने पर जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वही राष्ट्रवाद होता है। और हाँ, इस राष्ट्रवाद की विशेषता ये भी होती है कि ये केवल जोड़ती नहीं है, मैंने कहा हम जुड़ते हैं, जोड़ती नहीं है, तोड़ने का भी काम करती है। तोड़ने का काम कैसे करती है? अगर मैं अपने भाषा से प्रेम करता हूँ, हिंदी भाषा से प्रेम करता हूँ, तो हो सकता है मैं अन्य भाषाओं से नफरत भी करता हूँ। अगर मैं अपने जिस धर्म में मैं रहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें भी रहता हूँ, अगर मैं उसको प्रेम करता हूँ तो हो सकता है मैं अन्य धर्म से नफरत भी करता हूँ। अगर मैं भारत में रहता हूँ तो हो सकता है मैं अपने पड़ोसी राज्यों से, अपने क्षेत्रों से नफरत भी करता हूँ। तो जहां ये भावना जोड़ने का काम करती है वहां ये तोड़ने का काम भी करती है। अगर हम इतिहास से एग्जाम्पल लें, इतिहास के अंदर आप देख ही लीजिए, जब सोवियत संघ रूस का निर्माण किया गया तो बहुत सारे राष्ट्रों को मिलाकर सोवियत संघ रूस बनाया गया था, लेकिन उन लोगों की भावना मैच नहीं हुई, उनके विचार नहीं मिले, और उसका परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ 1990-91 में टूट गया, क्योंकि जो वो राष्ट्र मिले थे उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना तो थी, लेकिन वो जुड़ने वाले नहीं थी, क्योंकि उनके कल्चर, उनकी भाषा कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1990-91 के अंदर सोवियत संघ रूस टूट गया। तो अर्थात यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना उसने तोड़ने का काम किया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आपके इतिहास से,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए गए, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। लेकिन उन लोगों के बीच में तो समानताएं थी, भाषा थी, धर्म थी, बहुत सारे ऐसी समानताएं थी एक दूसरे के साथ जो जुड़ रही थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ, जब परिस्थिति अनुकूल हुई तो जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी था वो एक हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जहां रूस को राष्ट्रवाद की भावना ने तोड़ने का काम किया, वहां जर्मनी को राष्ट्रवाद की भावना ने जोड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की भावना हमें जोड़कर रखती है, तो वहीं ये कहीं ना कहीं तोड़ने का काम भी करते हैं। आप यूरोप के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से फ्रांस के अंदर परिवर्तन हुए, इस चीज को आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैंने इसके पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट जो मेरा होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लेकर 1815 होगा, क्योंकि जो 10वीं क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, ये वहां से शुरू होता है जहां 9th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का खत्म होता है, फ्रांसीसी क्रांति, और वहां से ये लेसन शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि इस राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट आपका 1789 से 1815 है, दूसरा पार्ट है जो आपका 1830 से 1848 है, उसके बाद आपके अलग अलग आ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद है आपका, इटली जर्मनी का एकीकरण है, ब्रिटेन का गठन है, ये सब अलग अलग पार्ट में आएंगे। तो कोशिश करें आप इन वीडियोज को आप देखें और इनको समझें, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया ये प्रथम प्रयास है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा ये प्रथम प्रयास सफल हो, क्योंकि जो कोशिश करता है वही सफल होते हैं। कोशिश तो करनी बनती है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हाँ, जैसा सभी बोलते हैं कि जो घंटे का बटन होता है उसको भी आप दबाइए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा जो मेरी वीडियो आएंगी नेक्स्ट, उसके अंदर मैंने जो कैप उल्टी पहनी है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में और समझाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो प्लीज़ उसको माइंड ना करें। सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।